नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश भर में आज गुरु रविदास जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में दर्शन और प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। जल जीवन मिशन ने देश के 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 174 करोड़ टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.94% हुए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1 करोड़ 97 लाख करदाताओं का 1,71,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान जारी किया। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर। विख्यात संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का आज मुंबई में निधन। रूस यूक्रेन तनाव कम होने के बाद आज वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतों में तेजी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 20-20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। संत रविदास की जयंती आज देश भर में श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाई जा रही है। 14वीं शताब्दी के संत रविदास भक्ति काल के महान संत थे। अब कैसे छूट राम नाम रट लागी, अब कैसे छूट राम नाम रट लागी, राम नाम रट लागी, रट लागी। हमारे चंडीगढ़ संवाददाता ने बताया है कि संत रविदास की जयंती के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु रविदास जी की जन्मस्थली काशी गए हैं। पंजाब में आज गुरु रविदास जयंती पूरी श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ मनाई जा रही है। एक तरफ यहाँ हर वर्ष की भांति पंजाब से बड़ी गिनती में श्रद्धालु काशी में गुरु रविदास जी की जन्मस्थली पर शीश निवाने के लिए गए हैं। वहीं जलंधर, गुरदासपुर, होशियारपुर सहित पंजाब में भी गुरु रविदास जी के मंदिरों और गुरुद्वारों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। गुरु जी की वाणी का प्रवाह निरंतर चल रहा है। अपनी भक्ति कविताओं के माध्यम से एकता और समानता का संदेश देने वाले गुरु रविदास जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने हर कदम और हर योजना में गुरु रविदास जी की भावना को आत्मसात किया है। आज रविदास जयंती पर नई दिल्ली के करोलबाग में गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में शबद कीर्तन में प्रधानमंत्री ने भाग लिया और लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना की। श्री मोदी ने कहा कि काशी में गुरु रविदास की स्मृति में निर्माण कार्य पूरी भव्यता के साथ चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के पठानकोट में चुनाव रैली को संबोधित किया। श्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत संत रविदास, भगवान वाल्मीकि और संत कबीर के प्रति आदर और सम्मान व्यक्त करते हुए की। उन्होंने कहा कि संत रविदास के जन्म स्थान काशी जाने वाले पंजाब के श्रद्धालुओं के लिए 2 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। प्रधानमंत्री ने काशी में तीर्थ यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और गुरु रविदास के मंदिर में हाल ही में बने लंगर हॉल के उद्घाटन के बारे में भी बताया।
संत रविदास के भजन की पंक्तियां ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सभी रविदास रहें प्रसन्न का गायन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रविदास की भावना को आत्मसात किया और वो सबके साथ सबका विकास के सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है। सबका साथ सबका विकास उस मंत्र को लेकर के चल रही संत रविदास जी के शब्दों से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और इसलिए हमारी सरकार के लिए गरीब का कल्याण सर्वोपरि है। संत रविदास जी की इस भावना को प्राथमिकता दी, मिले सबको अन्न। दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज कोरोना की वजह से गरीब को हर तरह की दिक्कत आ रही है, लेकिन इतने बड़े संकट में भारत करोड़ों देशवासियों को मुफ्त में राशन उपलब्ध करा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंजाब में भी पिछले 2 साल से लाखों लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वो भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों को सरकार बनाने का मौका दें, क्योंकि जहां भाजपा की सरकार होती है उसे लोग जाने नहीं देते और सरकार निरंतर लोगों की सेवा करती रहती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु रविदास जयंती पर अपने संदेश में कहा कि गुरु रविदास ने जीवन पर्यंत सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने और समाज में एकता लाने का प्रयास किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरु रविदास ने अपने विचारों और कृतियों से समाज में आध्यात्मिक चेतना जगाई और मानव कल्याण की राह दिखाई। एकता और समानता का उनका संदेश हमेशा लोगों का मार्गदर्शन करता रहेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट संदेश में कहा कि संत रविदास ने अपनी लेखन शैली और रचनाओं में हमेशा मानवीय एकता और समानता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन टेरी का प्रमुख वार्षिक आयोजन है। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा परिवर्तन और संसाधन सुरक्षा पर विचार विमर्श होगा। 3 दिन के शिखर सम्मेलन में डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति लुइस अबिनाडेर, गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली, संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद, विभिन्न देशों के संगठनों के प्रमुख, कई देशों के मंत्री और राजदूत तथा 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो अगले 5 वर्ष में अपने कामकाज के हर क्षेत्र, जांच, अनुशासन, आतंकवाद तथा साइबर अपराध से निपटने में अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करे। दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह के दौरान श्री शाह ने ये बात कही। मित्रों, दिल्ली पुलिस अपना 75वां जन्मदिन बना रही है और देश आजादी का अमृत महोत्सव मना। आजादी के साथ ही दिल्ली पुलिस का नया क्लेवर, एक नया स्वरूप देश की जनता के सामने आया। आजादी के बाद हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के इनिशिएटिव से दिल्ली पुलिस की जो स्थापना हुई, उसके बाद शांति, सेवा और न्याय ये सूत्र के साथ दिल्ली पुलिस ने अपना काम शुरू किया और आज वो 75वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव और दिल्ली पुलिस आयुक्त से समयबद्ध तरीके से ये लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा। श्री शाह ने कहा कि शहर की पुलिस ने समय समय पर चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को बेहतर बनाया है। गृह मंत्री ने उन सभी 79 पुलिस कर्मियों को भी श्रद्धांजलि दी जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान लोगों की सेवा करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस का एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस कर्मियों की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस की कार्यकुशलता को और क्षमता को बढ़ाने के लिए अनेक संगठनात्मक सुधार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ की प्लैटिनम जुबली और आजादी के अमृत महोत्सव को एक साथ मना रही है। दिल्ली पुलिस ने पुलिसिंग के विभिन्न क्षेत्रों में बार बार अपनी क्षमता एवं योग्यता को साबित किया है। श्री अस्थाना ने बताया कि मुसीबत में मदद मांग रहे लोगों को जल्द से जल्द सहायता पहुंचाने के लिए स्थानीय थानों को भी पीसीआर सेवा से जोड़ा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना। हाँ
सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जल जीवन मिशन ने देश के 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराकर इतिहास रचा है। कोविड महामारी और लॉकडाउन के बावजूद 2.5 साल की छोटी सी अवधि में 5 करोड़ 79 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया गया। इस समय गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव में गांव के हर घर में नल के पानी की आपूर्ति हो रही है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 173 करोड़ 86 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 41,54,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 82,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.94% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 12,51,000 नमूनों की जांच की गई। सरकार ने आज नई दिल्ली में गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के कल्याण के लिए आर्थिक सशक्तिकरण योजना सीड की शुरूआत की। गैर अधिसूचित जनजाति समुदाय सबसे अधिक उपेक्षित और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से वंचित समुदाय है। ऐतिहासिक रूप से इन समुदायों के पास कभी भी निजी भूमि या घर का स्वामित्व नहीं रहा और उन्होंने अपनी आजीविका और रहने के लिए जंगलों और चरागाहों का इस्तेमाल किया। योजना का उद्घाटन करने के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को सही मायने में दर्शाती है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारा आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जो स्लोगन दिया हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसमें सभी का सामूहिक प्रयास। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब कहते हैं कि हम इन प्रयासों में देश की सभी बंधुओं की सहभागिता के साथ जुड़े। उसी दिशा में आज की यह सीड योजना आने वाले समय में इस समुदाय क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन लेकर आएगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने पिछले वर्ष 1 अप्रैल से अब तक 1,97 लाख करदाताओं का 1,71,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान जारी किया है। 1,95 लाख से अधिक मामलों में 63,234 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश भर में आज गुरु रविदास जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में दर्शन और प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। जल जीवन मिशन ने देश के 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 174 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.94% हुई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1,97 लाख करदाताओं का 1,71,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान जारी किया। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर विधानसभा चुनावों का प्रचार जोरों पर। विख्यात संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का आज मुंबई में निधन। रूस यूक्रेन तनाव कम होने की उम्मीद में विश्व के बाजारों में तेल की कीमतें स्थिर हुई। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे और पंजाब में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में छठे चरण और मणिपुर में दूसरे चरण के लिए आज शाम नाम वापस लेने के बाद चुनावी परिदृश्य स्पष्ट हो जाएगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और प्रमुख नेता रैलियां कर रहे हैं।
मतदाताओं से घर घर जाकर प्रचार और वर्चुअल अपील भी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान 20 फरवरी को कराया जाएगा। इस चरण में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित 15 सीटों सहित 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। पंजाब की 117 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए एक ही चरण में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। राज्य में 1304 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 6 जिलों की 38 सीटों पर 28 फरवरी को मतदान होगा। इनमें से 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए और 8 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज 3 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। पार्टी ने रॉबर्ट्सगंज से भूपेश चौबे और सेवापुरी विधानसभा सीट से नील रतन सिंह पटेल को मैदान में उतारा है। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने बताया है कि राज्य में 20 फरवरी को होने वाले चुनाव में मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा पहचान के 12 अन्य वैकल्पिक प्रमाणों में से किसी को भी दिखाकर वोट डाले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिनके पास मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं है, वो आधार कार्ड, मनरेगा रोजगार कार्ड, फोटो युक्त बैंक और पोस्ट ऑफिस की पासबुक सहित वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। विख्यात संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का आज निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 69 वर्ष के थे। बप्पी लाहिड़ी फिल्मों में अपने कई मशहूर गीतों के लिए लोकप्रिय रहे। एक श्रद्धांजलि। बप्पी दा का जन्म 27 नवंबर 1952 को कोलकाता में हुआ। छोटी सी उम्र से ही गाने बजाने के शौकीन बप्पी दा ने अपने करियर में कई हिट सॉन्ग दिए। महज 3 साल की उम्र में उन्होंने तबला बजाना शुरू किया और बाद में उन्होंने पियानो, ड्रम, गिटार, सैक्सोफोन, बोंगोस और ढोलक जैसे अन्य संगीत वाद्य यंत्र सीखे। हालांकि हिंदी फिल्मों में उन्होंने अपनी जगह फिल्म नन्हा शिकारी से बनाई। तू मेरी मंजिल, मैं तो राही हूँ सनम, रुक न जाना तुम कहीं चल के 2 कदम, यार के प्यार में। ताहिर हुसैन की हिंदी फिल्म जख्मी से उन्होंने बॉलीवुड में खुद को स्थापित किया और एक पार्श्व गायक के रूप में बप्पी दा ने अपने करियर में तकरीबन 5000 गाने कंपोज किए। उन्होंने आई एम अ डिस्को डांसर से लेकर तमाम गानों पर अपनी उम्दा परफॉर्मेंस से न सिर्फ गाने में 4 चांद लगाए बल्कि इन्हें इंटरनेशनल बना दिया। इसके बाद ही बॉलीवुड में बप्पी और मिथुन का दौर आया। इन दोनों की जोड़ी ने बॉलीवुड में ऐसी धूम मचाई कि सब डांस और डिस्को म्यूजिक के दीवाने हो गए। बप्पी दा ने कई बांग्लादेशी फिल्मों के गानों और अंग्रेजी गानों को भी कंपोज किया। इसके बाद उन्होंने बाजार बंद करो, चलते चलते, आपकी खातिर, वारदात, नमक हलाल, शराबी, हिम्मत वाला, सत्यमेव जयते, आज का अर्जुन, थानेदार सहित कई फिल्मों में म्यूजिक दिया और गाने भी गाए। बप्पी लहरी का नाम सुनते ही हर किसी के दिमाग में सोने की चेनों से भरी शख्सियत दिखती। बप्पी दा के गीत हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे कि उनके व्यक्तित्व और उनके गीतों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। गायक संगीतकार बप्पी लाहिड़ी का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। उनके परिवार ने एक बयान में कहा कि लाहिड़ी का अंतिम संस्कार उनके बेटे बप्पा लाहिड़ी के अमेरिका से आने के बाद किया जाएगा।
इस बीच देश भर की विभिन्न प्रतिष्ठित राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ पूरे फिल्म उद्योग ने दिग्गज गायक संगीतकार के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बप्पी लाहिड़ी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। विख्यात गायिका गीताश्री संध्या मुखोपाध्याय का कल शाम निधन हो गया। वो 91 वर्ष की थीं। 4 अक्टूबर 1931 को दक्षिण कोलकाता के ढाकुरिया में जन्मी संध्या मुखोपाध्याय ने भारतीय शास्त्रीय संगीत में महारत हासिल की। उनके गाए हुए अधिकतर गीतों में आधुनिक बांग्ला गीत शामिल हैं। घूम घूम चाँद झिके मिके तराए माधव रात आशनी तो बुझियार जीवने हमार। घूम घूम चाँद झिके मिके तराए माधव रात आशनी तो बुझियार जीवने। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम होने की संभावना के बाद आज विश्व के बाजारों में कच्चे तेल के भाव कुछ स्थिर हुए। रूस की यूक्रेन की सीमा के पास से अपने सैनिकों की आंशिक वापसी की घोषणा के बाद लंदन के ब्रेंट क्रूड तेल के भाव 10% घटे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने क्रीमिया सैन्य अभ्यास को समाप्त करने की घोषणा की है। उसने क्रीमिया छोड़ने वाले उपकरणों और सैन्य बलों का एक वीडियो साझा किया है। एजेंसी की खबर में कहा गया है कि रूस के अपने कुछ सैनिकों की वापसी की घोषणा के बाद ये कदम तब उठाया गया है। रूस की इस पहल से यूक्रेन मुद्दे पर तनाव कम होने के आसार हैं। इस बीच यूक्रेन की सेना की कुछ वेबसाइट पर साइबर हमले हुए हैं, जिनमें यूक्रेन की सेना, रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और प्रमुख बैंकों की वेबसाइट्स शामिल हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। केएल राहुल के चोटिल होने के कारण ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाया गया है। रोहित शर्मा टीम के कप्तान होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक राजेंद्र लाल मित्र को याद करते हैं, जिनका जन्म 16 फरवरी 1822 को कोलकाता में हुआ था। राजेंद्र लाल भारत के अपने समय के सबसे विद्वान व्यक्तियों में से एक के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्हें कई भाषाओं हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक और लैटिन का ज्ञान था। राजेंद्र लाल ने प्राचीन वस्तुओं के भारतीयों द्वारा अध्ययन की परंपरा की नींव रखी। उन्होंने जीवन पर्यंत एशियाटिक सोसाइटी में काम किया और एक लाइब्रेरियन के पद से तरक्की करते हुए 1885 में सोसाइटी के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। उनके कुछ पथ प्रदर्शक कार्यों में नेपाल का संस्कृत बौद्ध साहित्य, उड़ीसा की प्राचीन वस्तुएं और बौद्ध गया शाक्य मुनि का आश्रम शामिल हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। राजेंद्र लाल 1886 में कोलकाता में आयोजित कांग्रेस के दूसरे सत्र में स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। वो 19वीं शताब्दी में यूरोप में विद्वानों और उनके निकायों द्वारा सम्मानित किए जाने वाले भारतीयों में से एक थे। उन्हें ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इस महान भारतीय को हमारा नमन।
हम प्रख्यात वैज्ञानिक मेघनाद साहा को भी याद करते हैं, जिनका निधन 16 फरवरी 1956 को हुआ था। साहा को स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने के कारण स्कूल छोड़ने के लिए विवश किया गया था। जब मेघनाद स्कूल में थे तब बंगाल के गवर्नर उनके स्कूल का निरीक्षण करने आए। मेघनाद सहित कई छात्रों ने साम्राज्यवादी ब्रिटिश गवर्नर का विरोध किया। सजा के तौर पर स्कूल प्रशासन ने मेघनाद की छात्रवृत्ति रोक दी और उन्हें स्कूल से निकाल दिया। बाद में उन्होंने एक निजी विद्यालय में दाखिला लिया। साहा भाग्यशाली थे कि प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्हें जगदीश चंद्र बोस, शारदा प्रसन्न दास, प्रफुल्ल चंद्र रे जैसे शिक्षक और सत्येंद्र नाथ बोस तथा बाघा जतिन जैसे साथी मिले। साहा का सबसे प्रसिद्ध कार्य तत्वों के थर्मल आयनीकरण से संबंधित है और इससे उन्होंने साहा समीकरण के रूप में जानी जाने वाली महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उन्होंने सौर किरणों के वजन और दबाव को मापने के उपकरण का भी आविष्कार किया। साहा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग और कोलकाता में परमाणु भौतिकी संस्थान जैसे कई वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना में सहायता की। 1952 में स्थापित कैलेंडर सुधार समिति के अध्यक्ष के रूप में साहा ने 30 प्रकार के भारतीय कैलेंडर प्रणालियों को एक राष्ट्रीय कैलेंडर में एकीकृत करने में मदद की। साहा को कई बार भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 1952 में वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पहली लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम किया और उसके बाद 1956 में मृत्यु तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और डीन के रूप में काम किया। आकाशवाणी इस महान देशभक्त वैज्ञानिक को नमन करता है। हम स्वतंत्रता सेनानी बालछा को भी याद करते हैं, जिन्होंने 1910 में बस्तर के जगदलपुर इलाके में सामंती और औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ भूमकल विद्रोह में हिस्सा लिया था। 16 फरवरी 1910 को हुई इंद्रावती फोर्ट लड़ाई में बालछा और उनके सहयोगियों ने अंग्रेजों को चुनौती दी। ये देखते हुए कि हार अपरिहार्य है, बालछा अपने साथियों के साथ वहां से बच निकले और आसपास के गांव में लोगों को एकत्रित करने लगे। 25 फरवरी की रात को ब्रिटिश सेना ने उन्हें पकड़ लिया। स्वतंत्रता सेनानियों पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगा और प्रसिद्ध जगदलपुर मामले में मुकदमा चलाया गया। बालछा सहित 78 स्वतंत्रता सेनानियों को बस्तर जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में जून 1910 में उन्हें रायपुर सेंट्रल जेल में स्थानांतरित किया गया। वहां जेल अधिकारियों के दुर्व्यवहार और यातनाओं के कारण उनकी मृत्यु हो गई। हम इस महान शहीद को सलाम करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज गुरु रविदास जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में दर्शन और प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। जल जीवन मिशन ने देश के 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 174 करोड़ टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.94% हुई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1 करोड़ 97 लाख करदाताओं का 1,71,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान जारी किया। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर। विख्यात संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का आज मुंबई में निधन। और रूस यूक्रेन तनाव कम होने की उम्मीद में विश्व के बाजारों में तेल की कीमतें स्थिर हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।